नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग ने कोई स्टेट नहीं मिला, ऐसा झूठ प्रचार किया था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बेनकाब कर दिया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पेज नंबर 7 दिखाया गया है। उसमें साफ लिखा था कि किसी भी याचिकाकर्ता ने स्टे की मांग नहीं की थी। जयराम रमेश ने लिखा, जानबूझकर गुमराह करने वाले हेडलाइन बनवाना किसी संवैधानिक संस्था के लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि अब चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR के दौरान वोटर पहचान के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को मान्यता देनी होगी। इससे लाखों लोगों के वोट कटने से बच जाएंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि चुनाव आयोग ने जो ये प्रचार किया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला, अब ये साफ झूठ साबित हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई अनुरोध किया ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को रोकने से इनकार करने और टिप्पणी पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि शुरुआती बातें जो कही गई हैं, इसे हम अपनी जीत मानते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राशन कार्ड को भी गणना के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। दस्तावेजी प्रमाण के रूप में मतदाता सूची के संशोधन के समय आधार कार्ड को भी मानना चाहिए। ये तो हमारा भी कहना था। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के मंत्री संजय सिरसाट का कथित तौर से नोटों से भरे बैग के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने एक्स पर पोस्ट किया है। इसे लेकर अब खुद संजय सिरसाट ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, मैंने वो वीडियो देखा है। वीडियो क्या दिखा रहा है? वो मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, मैं अपने बेड पर बैठा हूँ और मेरे बगल में मेरा सबसे प्यारा कुत्ता है। पास में एक बैग रखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैं किसी यात्रा से लौटा हूँ, कपड़े निकाले हैं और बेड पर बैठा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि अरे मूर्खों, अगर वो सच में पैसों का बैग होता तो क्या मेरी अलमारियां मर गई थी? मैं नोटों को अलमारी में ठूस देता। इन लोगों को तो हर जगह सिर्फ पैसा ही दिखता है। वहीं शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने मंत्री संजय सिरसाट का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें संजय सिरसाट को हाथ में सिगरेट पकड़े हुए और बगल में पैसे से भरा बैग रखा हुआ देखा जा रहा है। संजय राउत ने तंज कसते हुए पोस्ट में लिखा, इस रोमांचक वीडियो को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भाई को देखना चाहिए। देश में ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के एक मंत्री का ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। बहरहाल इस वीडियो की वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। गुरुग्राम की एक अदालत ने शुक्रवार को दीपक यादव को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दीपक यादव पर अपनी बेटी और टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। कोर्ट के बाहर एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आरोपी की 2 दिन की रिमांड मांगी थी। उन्होंने कहा कि हमें आरोपी की लाइसेंसी रिवॉल्वर की बची हुई गोलियां बरामद करनी है। हमें यह भी जांचना है कि उसने कितनी गोलियां खरीदी थीं। जब पत्रकारों ने पूछा कि गोलियां कहां से बरामद करनी हैं, तो अधिकारी ने बताया, आरोपी की रेवाड़ी के पास कसाम गांव में जमीन है, हमें वहीं से गोलियां बरामद करनी हैं। बता दें, 25 साल की राधिका यादव को गुरुवार को गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक स्थित घर में उनके पिता ने कथित रूप से गोली मार दी। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 25 साल की राधिका यादव के तौर पर हुई। राधिका ने अपने करियर में कई मेडल जीतकर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया था। वो एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और बच्चों को कोचिंग देती थी। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना क्षेत्र के सेक्टर 57 का है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हुई। राधिका अपने माता पिता के साथ सेक्टर 57 स्थित एक घर में रहती थी। इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर यह घटना हुई। जांच अधिकारियों के मुताबिक राधिका यादव के पिता दीपक यादव इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी बेटी एक टेनिस अकादमी चला रही थी। लोग दीपक यादव का मजाक उड़ाते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। यही बात उनके गुस्से की बड़ी वजह बताई गई। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव चाहते थे कि राधिका अपनी टेनिस अकादमी बंद कर दें, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी शिवसेना को बीजेपी में मिलाने की पेशकश कर दी है। राउत ने दावा किया कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान शिंदे ने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की शिकायत की। उन्होंने कहा कि फडणवीस उन्हें ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं और शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ जांच शुरू करवा रहे हैं। हालांकि शिवसेना की प्रवक्ता शीतल महात्रा ने संजय राउत की बातों को खारिज करते हुए कहा कि राउत को इस तरह के बयान देने की आदत है और उनकी पार्टी के लोग भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। राउत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिंदे ने अमित शाह से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वो इस तरह की उठापटक को रोक सकते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में स्थिरता ला सकते हैं। राउत ने दावा किया कि जब शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास ही रहेगा तो शिंदे ने जवाब दिया कि वो शिवसेना को बीजेपी में मिलाने के लिए तैयार हैं। राउत ने कहा कि शिंदे इतने ज्यादा मुख्यमंत्री बनने के उतावले हैं कि वो अपनी पार्टी को बीजेपी में मिलाने को तैयार हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक गर्भवती महिला लीला साहू 1 साल से अपने गांव तक सड़क बनवाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने वीडियो बनाकर नेताओं और प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अजीब सलाह दी कि डिलीवरी की तारीख बता दो, अस्पताल में भर्ती करा देंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से सड़क नहीं बन जाएगी। सीधी से सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जब लीला साहू के वीडियो पर सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि चिंता की क्या बात है, हमारे पास एम्बुलेंस है, अस्पताल है, आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे। डिलीवरी की एक संभावित तिथि होगी, बताएं तो हम 1 हफ्ते पहले उठा लेंगे, अस्पताल में भर्ती करवा देंगे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने भी लीला साहू के वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कई स्थान हैं जहां सड़क की मांग है। पीडब्ल्यूडी या किसी भी विभाग के पास इतना बजट नहीं होता है कि किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर हम सीमेंट, कंक्रीट या डंपर लेकर सड़क बनाने पहुंच जाएं। कौन सी सड़क कौन बनाएगा, इसकी व्यवस्था तय है। विभाग की अपनी सीमाएं हैं। ऐसे तो कितने लोग हैं, उनकी बहुत सारी डिमांड है। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी पोस्ट कर देगा तो क्या हम हर मांग मान लेंगे? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को चुनाव आयोग और बीजेपी पर तंज कसा। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के अंग का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। राहुल गांधी ने दावा किया कि जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी ये लोग फिर से बिहार में करने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ओडिशा में कहा कि जहां भी हम देखते हैं, चाहे वो ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, एक नाम दिखाई देता है, अडानी अडानी अडानी। मतलब ओडिशा की सरकार अडानी चलाते हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी अडानी चलाते हैं। और जब ओडिशा यात्रा का रथ निकलता है तो लाखों लोग उसके पीछे चलते हैं। फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अडानी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। इससे आपको ओडिशा की सरकार के बारे में सब समझ आ जाएगा। ये ओडिशा के लोगों की सरकार नहीं है, बल्कि अडानी जैसे 5-6 अरबपतियों की सरकार है। इसका लक्ष्य आपकी जमीन, आपका जंगल, आपके भविष्य की चोरी करने का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगर दलित और आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना नहीं सीखेंगे तो भाजपा उनकी हर चीज छीन लेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे मूल शब्दों को हटाने की कोशिश में जुटी हुई है। खड़गे ने कहा कि ओडिशा में भाजपा समर्थक दलितों और सरकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को चेताया कि अगर समय रहते दलितों, आदिवासियों और वंचितों ने आवाज नहीं उठाई तो उनके वोट और अधिकार दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और सांसद शशि थरूर इन दिनों अपनी पार्टी के निशाने पर हैं। कांग्रेस की केरल इकाई के सीनियर नेता के मुरलीधरन ने थरूर पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है तो उन्हें साफ राजनीतिक रास्ता चुन लेना चाहिए। मुरलीधरन ने कहा कि थरूर के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वो पार्टी के भीतर रहकर अपनी बात रखें या फिर अपने पद छोड़कर कोई नया राजनीतिक रास्ता अपनाएं। उन्होंने कहा कि थरूर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं और एक संसदीय समिति के चेयरमैन भी हैं। ऐसे में उन्हें अपने जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए और अगर पार्टी के कामकाज से कोई मतभेद है तो उसे पार्टी के अंदर ही उठाना चाहिए। अगर वो इन दोनों रास्तों में से किसी को नहीं चुनते हैं और बीच का रास्ता अपनाते हैं तो इससे उनकी अपनी राजनीतिक पहचान को नुकसान होगा और इससे पार्टी को भी नुकसान होगा। जब उनसे पूछा गया कि थरूर अक्सर विपक्षी नेताओं, खासकर
प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों करते हैं, तो मुरलीधरन ने कहा कि थरूर सभी की तारीफ करते हैं, बस कांग्रेस नेताओं की नहीं करते हैं। 10 जुलाई को कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के एक लेख को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। थरूर ने एक मलयालम अखबार में 1975 की इमरजेंसी को काला अध्याय बताया था। उन्होंने लिखा कि देश की जनता ने इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों का जवाब इंदिरा गांधी को बड़ी हार देकर दिया था। इस लेख के सामने आने के बाद कांग्रेस के ही एक सांसद मणिकम टैगोर ने बिना नाम लिए थरूर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब कोई साथी बीजेपी की बातें दोहराने लगे तो वो पक्षी से तोता बन जाता है। उन्होंने कहा कि नकल चिड़ियों में प्यारी लगती है, राजनीति में नहीं। हालांकि उन्होंने उस साथी का नाम नहीं लिया, लेकिन थरूर का जिक्र किसी की नजरों से ओझल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले महीने उन्होंने खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने के लिए चिड़िया वाली उपमा का इस्तेमाल किया था। वहीं बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को शशि थरूर की इमरजेंसी पर टिप्पणी से दिक्कत है। इसका मतलब है कि कांग्रेस आज भी इमरजेंसी जैसी मानसिकता को सही मानती है और उसे शर्म नहीं आती। हालांकि कांग्रेस ने अब तक थरूर के इस लेख पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 75 साल बाद दूसरों को मौका देना चाहिए के बयान पर अब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री कैसी घर वापसी यही है। लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर सरकार का बजट सत्र वर्षों में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्कूली बच्चों से संवाद करते हैं। 2018 में इस कार्यक्रम के पहले संस्करण पर जहां 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 18 करोड़ 82 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यानी पिछले 7 साल में बजट में 522% की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम योजनाएं बस पैसों की कमी से जूझ रही हैं और हजारों छात्र परेशान हैं। तब परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट देश भर में तेजी से लगाए जा रहे हैं। केवल 2023 और 2024 के कार्यक्रमों के दौरान देश भर में 1111 सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए थे, जिस पर 2.49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दें, कहने को मोदी का ये कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम है, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट पर टिका हुआ है। एक तरफ मोदी की इवेंट मैनेजमेंट का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन छात्रों की शिक्षा के फील्ड में खर्च की कटौती की जा रही है। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की योजनाएं, जिनके तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम आते हैं, उनका बजट घट गया है। 2018-19 में केंद्र सरकार की इन योजनाओं का अनुमानित बजट 559.55 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 429 करोड़ रुपए रह गया, यानी लगभग 23% की कमी हो गई। इसके अलावा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन समीक्षा के नाम पर 2021 से बंद पड़ा है। ये परीक्षा 1963 से चल रही थी और इसके माध्यम से हर साल कक्षा 10 के लगभग 2000 मेधावी छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर स्तर तक मेंटरशिप दी जाती है। समीक्षा के नाम पर ही मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों की छात्रवृत्ति भी दिसंबर 2024 रोक दी गई है। ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय प्रदान करता है। फंड की कमी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने वंचित समुदाय के करीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई का वजीफा भी रोक दिया है। यानी वो योजनाएं जिनसे छात्रों को सीधा फायदा मिलता रहा है, वो लड़खड़ा रही हैं, और दूसरी तरफ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में करोड़ों करोड़ रुपए झोंक कर सरकार प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। इससे पहले दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से अलग अलग मिलने का समय मांगा था, जो नहीं मिल पाया। कहा जा रहा था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दोनों नेता
राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। बता दें, इससे पहले दिन में सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, मैं आपके सामने हूं और मैं ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा कि शिव कुमार जो कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं, कोई खाली पद नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दिल्ली में ये साफ साफ कहने के बाद कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसके तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान उन लोगों के लिए एक स्पष्ट और मजबूत संदेश है जो उन्हें हटाए जाने की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से इस तरह की सभी चर्चाएं बंद हो जानी चाहिए। पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर गोली चलाए जाने की घटना सामने आई। सीबीसी न्यूज ने सरे पुलिस सर्विस के हवाले से बताया है कि न्यूटन इलाके में 120 स्ट्रीट पर मौजूद कैफे पर गुरुवार की सुबह गोलियां चलाई गई। इस दौरान कैफे के अंदर स्टाफ मौजूद था। पुलिस ने कहा है कि हमले में कोई घायल नहीं हुआ है, हालांकि कैफे को नुकसान हुआ है। हमले के बाद खिड़कियों में गोलियों के निशान देखे गए हैं। मामले में कपिल शर्मा की कैफे ने कहा है, यह हमारे सपने पर एक चोट है जो कि बहुत ही दिल दुखाने वाली है। हम अभी भी इस झटके से उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि भगवंत मान एक कॉमेडियन है। मुझे दुख है कि वो आज तक कॉमेडियन की भूमिका ही निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री के नहीं निभा रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए है कि वो अब कॉमेडियन नहीं सीएम है। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पीएम मोदी पता नहीं कौन कौन से देश जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ लोग रह रहे हैं वहां आप नहीं रुक रहे हैं। जिस देश में जा रहे हैं उनकी आबादी 10,000 है और वहां का सबसे बड़ा अवार्ड मिल जाता है। 10,000 लोग तो जेसीबी देखने के लिए यहाँ खड़े हो जाते हैं। सीएम मान की टिप्पणी के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा था कि हमने एक उच्च सरकारी पदाधिकारी की तरफ से भारत के ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ संबंधों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियां देखी हैं। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक हैं और उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो भारत और उसके मित्र देशों के रिश्तों को कमजोर करती है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास के कन्वोकेशन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। हमसे कोई भी चूका नहीं, हमने इसके अलावा कहीं और निशाना नहीं साधा। इतना ही नहीं, एनएसए ने यह भी कहा कि मुझे ऐसी कोई भी तस्वीर दिखाई है जिसमें भारत को नुकसान पहुंचा हो। एनएसए अजीत डोभाल ने आईआईटी मद्रास में कहा कि ब्रह्मोस से लेकर रडार तक हमने पूरी तरह से भारतीय सामान का इस्तेमाल किया। हमें सचमुच इस बात पर गर्व है कि हमने इसमें भारतीय सामान का ही इस्तेमाल किया। हमने पाकिस्तान के आर पार 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला किया। हमसे कोई भी चूका नहीं। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। नासा और एक्सियम स्पेस ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कनाडा से आयात होने वाली सभी सामानों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य व्यापारिक साझेदार देशों पर 15% से 20% तक टैरिफ लगाने की योजना का भी खुलासा किया। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति में एक नया और आक्रामक मोड़ माना जा रहा है, जिसका मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।